Our next topic of discussion is bioenergetics. Can anyone define bioenergetics? Bioenergetics, the energy conversion of the living organism. और सिर्फ इतना ही नहीं, एक इसमें वर्ड ऐड कर लो आज के बाद. वो क्या वर्ड है? क्या लिखा हुआ पहला वर्ड? क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द एनर्जी रिलेशन एंड एनर्जी कन्वर्जन रिलेशन. बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या? जो डायग्राम बनी हुई नीचे, वो क्या कॉन्सेप्ट दे रही है आपको कि प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम एनवायरमेंट, ऑल्सो टेक सनलाइट. चौथी चीज इनके अपने पास है. तीन ये हो गए, चौथी चीज इनके अपने पास है, वो क्या? पिगमेंट. उसको मिला के ये बनाते हैं क्या? कंपाउंड जो एनर्जी रिच होता है, इसको कहते हैं ग्लूकोज. ऑक्सीजन भी साथ में कर रही है, which is again taken up by all those cells which have the ability to do cellular respiration. वो सब, मैं इसमें प्लांट एनिमल नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं वो सारे सेल्स आएंगे जो क्या करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. वो क्या टेकअप करते हैं? वो ग्लूकोज टेकअप. इसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन की एबिलिटी रखते हैं? यूकैरियोटिक. प्रो आते हैं कि नहीं? डेफिनेटली प्रोकैरियोट्स आर आल्सो इंक्लूडेड ना. तो इसका मतलब है बहुत सारे सेल जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, वो सबस्ट्रेट यूज करेंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, उसको यूज करेंगे और क्या निकालेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. These two are excreted and again reused by the plant cell. उसको प्लांट दोबारा यूज कर लेते हैं. तो अब मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस के चार रॉ मटेरियल कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, पिगमेंट्स. ये प्री रेक्विजिट है. और बेसिक रिएक्शन इनका है क्या? एक दूसरे के ऑपोजिट है. बेसिक रिएक्शन है क्या? CO2 एंड वाटर. ये ऊपर वाला रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का है. CO2 एंड वाटर दे कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन. और बॉटम में जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का है, वो ऑपोजिट हो गया, जिसमें ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? CO2, वाटर, दोनों निकल आते हैं. अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात जो ऊपर वाले रिएक्शन में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए? रिड्यूस. तो ग्लूकोज बन रही है. वाटर क्या हो रहा है ऑक्सीजन निकालने के लिए? ऑक्सीडाइज. तो अगली बात सुनो, अगर ग्लूकोज रिड्यूस होके बन रही है तो ऑक्सीडाइज होके CO2 निकाल रही है. अगर वहां ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होके बन रही है तो यहां ऑक्सीजन रिड्यूस होके क्या दे रही है? वाटर दे रही है. बात समझ आ रही है आपको? यही है हमारा जो टॉपिक है, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस करना और क्या करना है साथ? सेलुलर रेस्पिरेशन. दो ही चीजें हैं जो हम इसमें देखेंगे. तो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट क्या? आज हम सिर्फ फोटोसिंथेसिस का टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह. फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट क्या है? फोटोसिंथेसिस में इंट्रोडक्शन, और वो तो आपको पता ही है कि जब एनर्जी पुअर कंपाउंड एनर्जी रिच कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट एंड सनलाइट. यही है ना, बन गया एनर्जी पुअर और CO2 वाटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी रिच ग्लूकोज ऑक्सीजन. स्पेशली ग्लूकोज ही, ऑक्सीजन तो नहीं कहेंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट एंड सनलाइट. ये काम इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ये हमने देख लिया. और नीचे वाला रिएक्शन भी अभी हमने देख लिया हुआ. प्री रेक्विजिट बोलो, चार बोलो जल्दी से. सनलाइट, वाटर, CO2, पिगमेंट. चारों की डिटेल हमने यहां पे पढ़नी है, लेकिन चारों को पढ़ना कैसे एमडी कैट के लिए जरा गौर से सुननी है बात. CO2 प्लांट दो किस्म के हैं, एक जो लैंड पे है, जो वाटर में. लैंड वाले CO2 कैसे लेंगे ये हमें पता होना चाहिए, वाटर वाले कैसे लेंगे पता होना चाहिए. और दूसरा वाटर आ गया, दूसरा लैंड वाले वाटर कैसे लेते हैं, और जो वाटरी प्लांट है वो वाटर कैसे लेते हैं. ये जरा डिफरेंस देख लेते हैं. तो चार चीजें आपने बोली, यस यू आर ऑल राइट. ये चार चीजें इंक्लूड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. तो CO2 एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल प्लांट कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेरिक CO2. और कैसे लेते हैं? स्ट्रोमेटा, गार्ड सेल्स. टेरेस्ट्रियल एक्वस प्लांट, तो एक्वस प्लांट का इशू लग रहा है, एक्वस का इशू क्या लग रहा है? CO2 एयर नहीं. तो वो कैसे लेते हैं? डिसॉल्व्ड CO2, बाइकार्बोनेट एंड सॉल्युबल कार्बोनेट्स. और डायरेक्टली, यहां स्ट्रोमेटा का कॉन्सेप्ट नहीं होता, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करें हमेशा पानी के अंदर. तो फंक्शन क्या है CO2 का, क्यों चाहिए फोटोसिंथेसिस में? इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर शुगर. अच्छा सुन लो, फोटोसिंथेसिस में दो चीजें बन रही हैं. क्या क्या? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. वाटर भी बन रहा है, हम उसको साइड पे कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ग्लूकोज पे फोकस कर रहे हैं. ग्लूकोज में ऑक्सीजन है कि नहीं? है, और ऑक्सीजन लेदर से भी निकल रही है. जो ग्लूकोज वाली ऑक्सीजन है वो ये लिखी हुई, जो CO2 से आ रही है.
ग्लूकोज वाली ऑक्सीजन कहां से आ रही है? CO2 से। और जो ऑक्सीजन अलग से रिलीज होती है, जो इस वक्त भी हम इनहेल कर रहे हैं, वो कहां से आती है? वाटर से। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CO2? इट गिव्स कार्बन एंड ऑक्सीजन टू द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कार्बन एंड ऑक्सीजन। अभी हमने पढ़ा पीछे रिएक्शन देखा, कितने CO2 यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में? 6 मॉलिक्यूल्स। Why 6? Why not 8? Why not 9? Why not 1? Why not 2? Because in a glucose molecule the number of carbons are 6. तो वो 6 कार्बन ही यूज होते हैं तो जाके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 ना होते, 4 होते, 3 होते, 2 होते, तो कार्बन भी उतनी चाहिए, लेकिन वो 6 हैं तो 6 चाहिए। यहाँ पे ना हम क्वांटिटी की बात जरूर करते रहेंगे, नंबर्स की गेम होगी। आगे वाटर, सेम क्वेश्चन जिसका हमने आंसर करना है। टेरेस्ट्रियल प्लांट कहां से लेंगे, एक्वेटिक कहां से लेंगे? तो टेरेस्ट्रियल कहां से लेंगे? सॉइल से। कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? रूट्स के जरिए। हम सबको पता है, तो कॉमन सेंस बात है ये, तो बल्कि एक नॉन मेडिकल बंदे को भी पता होगी बात। टेरेस्ट्रियल प्लांट तो ले लिया उन्होंने रूट से। एक्वस क्या कर रहे हैं? वो तो रहते ही वाटर में, उनका क्या इशू है, कोई टेंशन ही नहीं। तो वो कैसे लेते हैं? सराउंडिंग एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब डायरेक्टली। फंक्शन क्या है? वाटर में दो चीजें हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन ऑफ NADP इन लाइट रिएक्शन, एंड ऑक्सीजन सोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। बात समझ आ गई? ये जो पहला लाइन है ना, NADP रिडक्शन के लिए अभी लाइट रिएक्शन में करते हैं, कोई बात नहीं, इसको याद नहीं भी हो रहा तो कोई मसला नहीं। लाइट में क्या याद रखें यार? लाइट में क्या MD कैट के लिए क्या याद रखें? वेवलेंथ। विजिबल लाइट की वेवलेंथ मिनिमम कितनी होती है? 380 नैनोमीटर। मैक्सिमम कितनी होती है? 750 नैनोमीटर। ये विजिबल लाइट क्या होती है? विजिबल टू आर ह्यूमन आई। ये जो विजिबल का कॉन्सेप्ट है ना, ये ह्यूमन आई के साथ। और ये याद रखिएगा बेटे, स्पीशी टू स्पीशी ना ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है। हमें पता है ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम इस जिंदगी भर कभी नहीं देखेंगे, लेकिन हमारा ईमान है, क्योंकि हमें कुरान और हदीस से वो चीजें पहुंची हैं कि वो मौजूद हैं। जन्नात मौजूद है, मलाइका मौजूद है। इसकी मतलब कोई मुसलमान इनकी एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम कभी देखेंगे नहीं उनको। जब मौजूद है तो नजर क्यों नहीं आ रहे? हमारी विजिबल लाइट रेंज में नहीं। लेकिन आपको पता है अंबिया जो है वो देख लिया करते थे, जिनके बाद जिन पे किताबें नाजिल हुई हैं, फरिश्ते उनके पास आते थे। वैसे भी फरिश्ते, इसका मतलब है उनकी जो विजिबल लाइट रेंज थी वो शायद चेंज थी, वो ज्यादा थी। वो आम इंसान जो देख रहे हैं वो तो देखते ही देखते थे, वो बाकी चीजों को भी देखते। तो ये चेंजेस। तो लाइट में यही इंपॉर्टेंट है। और लाइट आपको पता है एक ही लाइट नहीं होती, 7 कलर्स की होती। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, रेडिएशन, बिहेव एज वेव्स एंड एज वेल एज पार्टिकल, फोटॉन्स। ये आप अपने फिजिक्स में पढ़ रखा है आपने, आइंस्टाइन की थ्योरी भी शायद इसी से रिलेटेड है। विजिबल लाइट रेंज फ्रॉम 380 टू 750 नैनोमीटर। अच्छा, मिनिमम वेवलेंथ में कौन सा कलर है? ब्लू। मैक्सिमम वेवलेंथ पे कौन सा कलर है? रेड। तो रेड और ब्लू के दरमियान ये सारी गेम है लाइट की। अच्छा, यहीं पे लाइट के साथ ना दो स्पेक्ट्रम्स हैं, आप लोगों के बुक में बने भी हुए। मैं जरा उसको समझा दूं, आज जरा उसका कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। हमें ना उससे 2-3 MCQ सॉल्व हो जाएंगे। एक स्पेक्ट्रम का नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन, दूसरे का एक्शन। बेटे जब भी ग्राफ आएगा ना, ये एक रूल समझ लो बच्चों, ये रूल समझ लो, बहुत हेल्प करेगा आपको आगे MBBS में। आप लोग जो जाएंगे इंशाल्लाह, या किसी अलाइडल साइंस में भी जाएंगे, ग्राफ्स के बगैर गेम नहीं। बहुत ग्राफ्स, MBBS की हर बुक ग्राफ से बनी, फिजियोलॉजी स्पेशली। जब भी ग्राफ देखना है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी पता क्या होती है? ग्राफ देखते ही कोई ग्राफ बना हो ना ऐसे, हमारी फौरन नजर ना वेव पे जाती है। हम वेव को फोकस करना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं यार वेव कैसे बनी। दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ द ग्राफ टू रिमेंबर द वेव। द पर्पज ऑफ द ग्राफ इज बेसिकली टू कंपेयर द टू थिंग्स। अब वो जो दो थिंग्स है ना बेटे, आपने सबसे पहले ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखना होता है। किसको देखना होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मैं तो जब भी ग्राफ देखता हूं ना, मेरी पहली नजर एक्स एक्सिस पे जाती है। दो चीजें देखनी होती है मैंने, एक्स एक्सिस पे लिखा क्या है और यूनिट्स क्या है, वाई एक्सिस पे लिखा क्या है और साथ यूनिट्स क्या। आपको याद होगा मैंने आपको एवोल्यूशन में एक ग्राफ दिखाया था, जिसमें हमने देखा था कि कितने मिलियन ईयर्स अगो कौन से एंसेस्टर थे और कैसे फॉसिल्स उनके आए। और उसमें मैंने यूनिट पे लिखा हुआ था 100, 200, 300, 400, लेकिन नीचे का लिखा था इन मिलियन ईयर्स। टाइम है ना, महीनों में भी तो हो सकता है, मिनट्स भी हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकते हैं, मिलियन ईयर्स। तो आपको क्लियर हो गया, अच्छा इतनी पुरानी बात हो रही। अब बात समझ आ रही है? अगर मैं कहूं कि इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक्स एक्सिस के साथ वेवलेंथ है, वेवलेंथ के साथ और क्या देखना है? यूनिट क्या है? नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है, कौन सा दिया हुआ है? यहां पे नैनोमीटर यूज हो। अच्छा, तो पहली बात होगी, चलो ग्राफ देख लेते हैं, ये हम बाद में देखते हैं, इधर देखते हैं पहले। ये लो, अब मैं ग्राफ आपको समझाता हूं। ऊपर वाला ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, नीचे वाला एक्शन स्पेक्ट्रम है। क्या एक्स एक्सिस पे लिखा ऊपर वाले ग्राफ के? जी
वेवलेंथ मिनिमम कितनी है 400, मैक्सिमम कितनी जा रही है 700। चलो ठीक हो गया। वाई एक्सिस पे क्या है एब्जॉर्प्शन बट डिफरेंट पिगमेंट्स। लाइट कौन सा पिगमेंट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है। पिगमेंट ग्राफ में बने कितने हुए सिर्फ पिगमेंट के नाम पढ़ो। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, 3 किस्म के पिगमेंट बने हुए, तीनों का कंपैरिजन है। अच्छा अब मुझे बताओ, अब मैं कलर मैं बोलूंगा, ग्राफ आपने बताना है किसका आ रहा है, पीक किसकी आ रही है, पीक पे फोकस करना, पीक मैटर करती है। मैंने अभी कलर बोला ही नहीं, पहली क्लोरोफिल ए। अब मेरा सवाल है ऑरेंज रीजन में किसकी पीक आ रही है। ऑरेंज में अगर थोड़ा ऑरेंजिश फोकस करो तो बी की आ रही, और जरा थोड़ा रेडिश साइड पे चले जाओ तो किसकी आ रही, ए की आ रही। तो पहले तो कलर वाइज पीक डिफरेंट है, पहला आंसर क्या मिला हमें, कलर वाइज पीक डिफरेंट है, डिफरेंट पिगमेंट्स। कैरोटेनॉइड की किस कलर रीजन में आ रही बताओ। ब्लू, ब्लू वॉयलेट कुछ उस रेंज में बन रही है, उसकी पीक उसकी बन रही है। कैरोटेनॉइड की पीक रेड में है, रेड में मौजूद ही नहीं है। तो ये तो पहले बातें कर ली हमने सिर्फ ग्राफ देख के। अब मैं आखिरी बात करता हूं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, अगर सारी पीक्स मिलाई जाएं तो सबसे ज्यादा पीक्स किसकी बन रही है, बी की भी और ए की भी, दोनों की दो दो पीक्स बन रही हैं। लेकिन दोनों की एवरेज हाइट कंपेयर की जाए तो ए की एवरेज हाइट बी की एवरेज हाइट से ज्यादा है, ज्यादा है, ए की एवरेज हाइट ज्यादा है, दोनों मिला के रीजन। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखो, ए की सुनो, ए की ब्लू वाले रीजन में हाइट है, बी की थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन रेड वाले रीजन में आ जाए तो ए की ज्यादा है, बी की कम है। मैं कह रहा हूं दोनों की अगर हाइट प्लस की जाए, उनका एवरेज निकाला जाए तो कौन आगे निकल जाएगा, ए आगे निकल जाएगा, 20 सेकंड पे आता। तो इस ग्राफ से पता क्या चला, ए जो है वो मैक्सिमम रेंज में एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज्यादा लाइट नहीं बोलेंगे अभी हम, क्या बोलेंगे, ज्यादा मैक्सिमम रेंज में क्लोरोफिल ए का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बस इस ग्राफ से इतना पता लगता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम काइंड क्या है मुझे बताओ, क्या नॉलेज क्या मिल रहा है इस ग्राफ से, क्या नॉलेज मिल रहा है। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स द लाइट वाया गुड ग्रेटर रेंज। क्लियर, ओके। एक्शन स्पेक्ट्रम पे आते हैं, एक्स एक्सेस पे क्या है, अगेन वेवलेंथ, वो नीचे बनी नहीं हुई वेवलेंथ है वही वाला नैनोमीटर यूनिट। वाई एक्सेस पे क्या है, चेंज हो गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसे ही है, फोटोसिंथेसिस का रेट है बाय दी ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट, उसकी बेस पे। तेरा कॉन्सेप्ट समझो, आपको पता है अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को समझ लो ना, आधा ग्राफ तो वहीं समझ आ जाता है। आप खुद से जरा पिक्चर बनाओ, अच्छा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेवलेंथ, अच्छा इसका मतलब है वो ये देखना चाह रहा है कि कौन सी वेवलेंथ लाइट पे फोटोसिंथेसिस कितनी होगी। आसान कर लेते हैं चीज, और नजर भी यही आ रहा है। एक बहुत बड़ा फर्क है एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का वाई एक्सिस के अलावा, यहां पिगमेंट का कोई जिक्र नहीं, या 3-4 पीक्स बनी हुई नहीं, एक ही लाइन है, वहां पे तो 3-4 लाइंस बनी है डिफरेंट, यहां पे पिगमेंट नहीं है, इसमें पिगमेंट को डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा, इसमें सिर्फ लाइट का कंपैरिजन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ है। तो अब मुझे बताओ लाइट देखते हुए कि कहां पे फोटोसिंथेसिस की पीक्स आई हैं, 2 पीक्स मिल रही हैं, कहां पे मिल रही हैं, ब्लू में और रेड में, ज्यादा बड़ी कहां मिल रही है, ब्लू में। इस ग्राफ से नॉलेज क्या मिला, ब्लू और रेड रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट। सिर्फ इतना पता लगा, पता लग गया। अब दोनों ग्राफ के नॉलेज को इकट्ठा करो, क्या मिलेगा, इसका मतलब यह हुआ कि रेड और ब्लू में अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है तो साइंटिस्ट ने एकदम सोचा यार रेड और ब्लू में कौन सा पिगमेंट था जो ज्यादा था, क्लोरोफिल। चलो अब दोनों के नॉलेज को मिलाओ तो नॉलेज क्या बना है, chlorophyll is the main pigment playing its role by increasing the rate of photosynthesis। ये है इन ग्राफ्स का पर्पस, ये है इन ग्राफ्स में याद करने की चीज। तो दोनों ग्राफ में दो फर्क हैं, एक वाई एक्सिस का फर्क, ऊपर वाई एक्सिस पे क्या है लाइट एब्जॉर्प्शन, और नीचे क्या है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन क्या है इसमें, एक्शन यही। और दूसरा फर्क है ऊपर में क्लोरोफिल्स हैं, नीचे वाले में क्लोरोफिल्स। और नेट नॉलेज, मैंने आपको ग्राफ 1 का नॉलेज बताया, ग्राफ 2 का नॉलेज बताया, और दोनों नॉलेज को आखिर में हमने क्या किया, कंबाइन किया। इसलिए तो बोलते हैं क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट। अब एक सवाल और पैदा होता है एज अ साइंटिस्ट ज़हन के अंदर, व्हाई क्लोरोफिल ए प्लेज मेजर रोल इन फोटोसिंथेसिस, व्हाई नॉट अदर पिगमेंट। इसका आंसर अभी आगे आएगा। ये आपके बुक का बना हुआ ग्राफ, इसको मैं स्किप कर रहा हूं।
तो पिगमेंट्स, अब जरा पिगमेंट की लोकेशन तो पहुंचे, पिगमेंट किधर पड़े हुए हैं? याद है हमने सेलुलर ऑर्गेनेलिज में क्लोरोप्लास्ट नहीं किए थे, बाकी हमने ऑर्गेनेलिज की थी, तो क्लोरोप्लास्ट यहां कर लेते हैं। मैंने ग्रीन पार्ट लिया प्लांट का, कोई भी ग्रीन पार्ट मुझे देखने में लग रहा था, मैंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो मुझे क्या मिले उसमें? मीजोफिल सेल। मैंने एक मीजोफिल सेल लिया और उसमें ऑर्गेनेली चेक की, तो उसमें मुझे मिले 20 to 200 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जस्ट लाइक न्यूक्लियस, लेकिन प्लांट में मिली सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट लिया, एक क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली, उसमें दो चीजें मिली। एक मिला गुच्छा सा पड़ा हुआ था क्वाइंस का ऊपर नीचे ग्रेना, और दूसरा उसका सराउंडिंग एरिया जिसको क्या बोला? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज आल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अच्छा ओके, आगे चलते हैं। ग्रेना के जो डिफरेंट गुच्छे पड़े हुए थे, एक कॉइन लिया, गौर से बात सुननी है, एक कॉइन लिया, उसको क्या नाम दिया? थैलाकॉइड सैक। और थैलाकॉइड सैक को फिर आगे से देखा तो दो चीजें निकली, एक उसकी मेम्ब्रेन थी जो कि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरह की, और दूसरा उसके अंदर क्या निकला? थैलाकॉइड स्पेस। अब जल्दी से मेरे साथ, ग्रीन लीफी पार्ट में मुझे क्या नजर आया माइक्रोस्कोप में? मीजोफिल सेल के अंदर मुझे क्या नजर आया? 20। बेटे और भी ऑर्गेनेली होंगी मीजोफिल सेल में, न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं क्लोरोप्लास्ट पे। 20 to 200, मिनिमम 20 मिले, मैक्सिमम कितने मिले? 200 तक भी मिले। मैंने एक क्लोरोप्लास्ट लिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिला मुझे? दो चीजें मिली, ग्रेना उसके अंदर और उसका जो साइटिंग जो स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म। ग्रेना के अंदर मुझे एक मैंने लिया, क्या चीज थी वो? थैलाकॉइड सैक। उसके अंदर मुझे क्या मिला? कवर्ड बाय अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कंटेनिंग थैलाकॉइड स्पेसेस। अब जरा ब्लू बॉक्सेस पे फोकस करते हैं जो स्लाइड में बने हुए हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में दो ब्लू बॉक्सेस आ रहे हैं। सबसे ऊपर वाले ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? इट कंटेन पिगमेंट्स। भाई ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी कैरोटीनॉइड की बात हुई है, इसकी लोकेशन मिली कि नहीं हमें? कहां पे लोकेटेड है ये? इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सही बोला मैंने? थैला एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे, कहां पे पड़ा। और क्या हो रहा है वहां पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे? केमियोस, एटीपी फॉर्मेशन, लाइट रिएक्शन शायद, देखते हैं उसको। और ब्लू बॉक्स कहां बना हुआ है? स्ट्रोमा में क्या पड़े हुए हैं? एंजाइम फॉर दी डार्क रिएक्शन। डार्क मतलब केल्विन, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट, दो तीन नाम है इसके। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया, ओके। अब पिगमेंट की इंडिविजुअली बात कर लेते हैं, जरा पिगमेंट की बात कर लेते हैं। मजा आ जाए अगर कोई बताए डिफाइन अ पिगमेंट। ओके गुड। पिगमेंट वो चीज होती है जो कलरफुल होती है। क्या होती है? कलरफुल होती है। कलर रिफ्लेक्ट करता है पिगमेंट, एब्जॉर्ब करता नहीं करता ये पता नहीं है। कोई चीज कलरफुल कैसे नजर आती है? जो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है वो कलरफुल होती है। अब गौर से सुनना है। नेम सम ह्यूमन पिगमेंट्स। मेलानिन, वेरी गुड। आरबीसी का रेड कलर क्यों होता है? आरबीसी का रेड कलर क्यों होता है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से बिलिरुबिन, जिसकी वजह से बाइल, सब कलर। और कोई पिगमेंट जो मसल रेड क्यों नजर आते हैं? मायोग्लोबिन। तो पिगमेंट की डेफिनेशन ये बेसिकली वो जो कलरफुल होता है, और कलरफुल होता है जो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है सबसे डिफरेंट जो सिर्फ कलर रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, लाइट एब्जॉर्ब भी करता। हीमोग्लोबिन लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता। बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बताऊं? मायोग्लोबिन लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी रखती है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब भी करता है, रिफ्लेक्ट भी। इसका मतलब है दो बातें होंगी क्लोरोफिल की, कि ये लाइट एब्जॉर्ब कौन सी कर रहा है, और इसका अपना कलर क्या है जो कि रिफ्लेक्शन में आएगा। ये भी आने लगा है ग्राफ, बात समझ रहे हो आपकी? मैं आपको क्लोरोफिल की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं। मैं यार ऐसे बोल लेता हूं, चलो मैं ऐसे बोल लेता हूं, क्लोरोफिल क्यों फोटोसिंथेसिस कर सकता है और हीमोग्लोबिन क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता? इसमें एक एक्सीलेंट एबिलिटी है लाइट एब्जॉर्ब करने की, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा आगे देखते हैं। ये देखो जरा, टेबल में आपसे शेयर कर दूंगा, इसको जरा समझना है, बहुत आसान है। क्लोरोफिल ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्यों? वाइट इज मेन पिगमेंट। अभी तो करके गए हम ग्राफ्स, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। बाकियों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? असेसरी पिगमेंट। और वो कौन कौन से हैं? दो ग्रुप्स बने हुए हैं। क्लोरोफिल बी सी डी का एक ग्रुप बना हुआ है, और आगे कौन से हैं? कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड में दो चीजें आती हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ओके, तरतीब वाइज इधर देखो, वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है इसमें? कलर एब्जॉर्प्शन रोल। पहले एब्जॉर्प्शन करते हैं, नंबर 3 पॉइंट। क्यों? आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज़हन में लेकर आओ। अभी हमने तीनों की पीक्स कंपेयर की थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल ए की पीक कहां आई थी?
वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड, वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बी की तो आई थी, हमें नजर आया था बी की आई थी वॉयलेट में, लेकिन यहाँ बी सी डी तीनों हैं, तो इनका क्या लिखा हुआ एब्जॉर्प्शन वेरिएबल, तीन आ गए ना तो वेरिएबल। हाँ अकेला बी पूछा होता तो हम वॉयलेट ब्लू लिख देते। और कैरोटीनॉइड की हमें पीक कहाँ मिली थी, ब्लू वॉयलेट में, उसकी तो आगे थी नहीं, रेड ऑरेंज में थी नहीं, वही वाला। मतलब इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं, अगर आपको ग्राफ ज़हन के अंदर आराम से कर लोगे इंशाल्लाह। हाँ जो इसका अपना कलर है ना वो आपको याद करना पड़ेगा, ये वो है जो वो रिफ्लेक्ट करता है, जो पिगमेंट। अगर अब मैं आपके हाथ में क्लोरोफिल ले दूं तो वो किस कलर का है, ब्लू ग्रीन कलर। अगर मैं आपके हाथ में क्लोरोफिल बी सी डी दूं वो किस कलर के होंगे, येलो टू ग्रीन। अगर मैं आपके हाथ में कैरोटीन्स दूं तो रेड टू ऑरेंज, और अगर जेंथोफिल दूं तो येलो टू ऑरेंज। ये इनके अपने कलर्स हैं, इनके अपने कलर्स हैं, दो डिफरेंट बातें हैं। अपने कलर क्या है वो और बात है, और कलर एब्जॉर्ब कौन से कर रहे हैं ये और बात। फोटोसिंथेसिस इस पर मैटर करती है, एब्जॉर्ब कौन से कर रहे हैं। हर साल एमसीक्यू आता है, लास्ट ईयर भी आया, लास्ट ईयर ये आया क्लोरोफिल का कलर क्या है, ब्लू ग्रीन। रोल, अच्छा रोल मैं यहां से शुरू करूंगा, यहां से लास्ट से, जरा गौर से देखो। कैरोटेनॉइड्स क्या करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब की और किसको दी, क्लोरोफिल बी को। बी ने भी लाइट एब्जॉर्ब की, बी सी डी ने किसको दी, ए को। ए ने भी लाइट एब्जॉर्ब की, लेकिन ये आगे किसी को नहीं देते, बल्कि एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी रखते हैं जो बहुत दोनों में नहीं है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोविजन इन दी लाइट रिएक्शन। मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था ग्राफ्स के एंड पे, कि साइंटिस्ट के जहन में आया होगा व्हाई क्लोरोफिल ए हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन फोटोसिंथेसिस, दिस इज द रीजन। लाइट एब्जॉर्प्शन ही खाली रीजन नहीं है, लाइट एब्जॉर्ब तो बाकी भी कर रहे हैं। एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी क्लोरोफिल ए की क्या है, इट हैज द एबिलिटी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दी लाइट रिएक्शन और जेड स्कीम, जो अभी आगे जाके हम करेंगे। बात समझ आई आपको, क्लोरोफिल ए के डिफरेंसेस बता रहा हूं आपको कि क्या चीज इसको डिफरेंट बनाती है बाकियों से। अब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लो, वो क्लोरोफिल ऊपर ए और बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन और उसका फर्क है ऑक्सीजन का, वो तो आप कर ही लोगे। इसका हेड और टेल होती है, हेड में मैग्नीशियम कंटेनिंग हेड है और टेल हाइड्रोकार्बन। अभी हेड और टेल हमने किसी और का भी पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड, बहुत मिलता जुलता है इसका, मिलता जुलता। मैं ये तो नहीं कहूंगा वो और मॉलिक्यूल है, वो लिपिड है, ये कुछ और है, लेकिन मिलता जुलता कैसे है। हेड में मैग्नीशियम है ना, इसके मैग्नीशियम कंटेनिंग, वहां पे क्या था हेड, फॉस्फेट कंटेनिंग। हाइड्रोकार्बन, वहां भी फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन की बनी हुई। शेप प्लेन स्केयर स्ट्रेट चेन। नेचर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, फॉस्फेट भी तो यही था, हेड हाइड्रोफिलिक था, टेल क्या थी, हाइड्रोफोबिक। रोल क्या है, हेड करता है एब्जॉर्ब लाइट, टेल का एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। टेल सिर्फ क्या करती है, उसको अपनी जगह पे लगाकर, एंटीना की तरह की, उसको अपनी जगह पे ऐसे फिक्स करके रखती है, डंडे की तरह ना, उसको अपनी जगह पे ऐसे फिक्स करके रखती है। ओके, इसकी लोकेशन देखते हैं, अभी ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये देखो, व्हाट इज दिस इन येलो, किस चीज की मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट। येलो में क्लोरोप्लास्ट बना, उसके अंदर ग्रीन में क्या नजर आ रहे हैं, ग्रेना, थैलाकॉइड जो ऊपर नीचे पाइल अप होकर ग्रेना बने हुए। एक थैलाकॉइड को हमने देखा है ऊपर, देखो फॉस्फोलिपिड लेयर सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है ना, वो इसकी भी वही है, लेकिन इसकी फॉस्फोलिपिड लेयर में ये ग्रीन ग्रीन कलर के क्या नजर आ रहे हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और उसके हेड है कि टेल नजर आ रहे हैं, हेड ओनली, टेल इज नॉट शोन हियर, क्योंकि टेल उसके अंदर गई हुई है, जिसने उसको मुकम्मल लगाया हुआ है मेम्ब्रेन के ऊपर। सो यहां पे लोकेट होता है। अभी हमने ग्राफ फ्लो चार्ट में देखा तो था, कहां है क्लोरोफिल, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। अभी मीजोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना, थैलाकॉइड, तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ये पहुंच गए थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर, और बाहर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ। हीमोग्लोबिन क्यों दिखा रहा हूं यहां पे, क्योंकि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में एक ही डिफरेंस होता है, यहां मैग्नीशियम है, वहां पे आयरन नहीं बोलना आज के बाद, फेरस। क्या बोलना है, क्योंकि फेरिक फॉर्म में भी नहीं होता हीमोग्लोबिन में आयरन। आयरन बोलोगे ना, आयरन तो एक जनरल टर्म है, आपने फेरस साइन बोलना है, इसमें फेरस होता है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम की तरफ जा रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता होते हुए, प्री रेक्विजिट्स कर रहे हैं। दोबारा बता रहा हूं हम कहां पे हैं। हमने पहले CO2 किया, फिर हमने वाटर की बात की कैसे आ रहा है, फिर हमने लाइट की बात की, फिर पिगमेंट, ये पिगमेंट की बात चल रही, और पिगमेंट की बात चलते चलते कहां पे पहुंचे हम, फोटो सिस्टम्स। कितने फोटो सिस्टम है जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं, दो, क्या नाम है, 1 और 2। वन और वन को वन क्यों कहते हैं, टू को टू क्यों कहते हैं, वन पहले डिस्कवर हुआ था, हालांकि लाइट रिएक्शन में वन बाद में आता है। अच्छा अगली बात, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, हर फोटो सिस्टम में कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें, एक उसका एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा उसका रिएक्शन सेंटर। फोटो सिस्टम में दो चीजें होती हैं, दोनों में कुछ कॉमन है, देख के बताओ जरा।
क्लोरोफिल ए। एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम क्या होगा, उसके कंपोनेंट पढ़ो जरा क्या है। पिगमेंट्स ओनली, क्लोरोफिल ए, बीसीडी और कैरोटेनॉइड। तो मुझे बताओ एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम क्या हुआ, लाइट एब्जॉर्प्शन। अगर कंटेंट पता तो काम पता करना मुश्किल नहीं। रिएक्शन सेंटर के कंटेंट पढ़ो क्या है, क्लोरोफिल ए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और कैरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये लिखा हुआ है। जिसका मतलब इसका काम क्या हुआ, लाइट एब्जॉर्ब तो होनी ही है, लेकिन साथ ही साथ लाइट रिएक्शन चलना है पूरा। उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा क्लोरोफिल ए, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। बाकी सारा काम किन्होंने करना है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसके नाम से लग रहा है क्लोरोफिल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो किसको देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जो कि एक मशीन चलेगी एटीपी बनना शुरू हो जाए। कॉन्सेप्ट समझो। और ये सारा काम एक सिस्टम में हो रहा है, उस सिस्टम का नाम क्या है, फोटो सिस्टम। ये देखो दो फोटो सिस्टम है। अच्छा इधर देखना जरा बोर्ड पे, अगर लिखा है ये तो इसका मतलब है फोटो सिस्टम, लेकिन अगर लिखा है ये रिएक्शन सेंटर ऑफ दैट फोटो सिस्टम। P1 has chlorophyll A which absorb maximum light of 700 नैनोमीटर। इसके रिएक्शन सेंटर को क्या कहते हैं, P700। P700 is not the name of P1, ये उसका अल्टरनेटिव नेम नहीं है। सिर्फ किसका नेम, बेटे मेरी बात सुनो, P1 के दो कंपोनेंट बोलो, एंटीना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं P1 के रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, ये बता रहा हूं आपको। P2 के दो कंपोनेंट बोलो, रिएक्शन सेंटर, एंटीना कॉम्प्लेक्स, इसके रिएक्शन सेंटर का नाम बोलो। वेरी गुड। और रिएक्शन सेंटर के नाम डिफरेंस किस बेस पे है क्लोरोफिल ए ही, थोड़ी सी रेंज 20 नैनोमीटर का डिफरेंस है बस, लेकिन है तो सही। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस पे जाने से पहले कुछ देखो सवाल कैसे आते हैं, देखना जरा। कल आपको किंगडम एनिमेलिया का बताया था ना मैंने, फाइलम टू फाइलम, फाइलम टू कैटेगरी। ये देखो कैसे आते हैं इसके सवाल। लोकेशन ऑफ रिएक्शन, इनपुट आउटपुट, साइक्लिक नॉन साइक्लिक कंपैरिजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एटीपी एनएडीपीएच प्रोडक्शन, एटीपी एनएडीपीएच यूटिलाइजेशन। एक एक सवाल आ रहा है। चलो अपना नॉलेज टेस्ट करो, अभी तक कितना याद है, वरना करते हैं हम इसको। ये तो मेरे ख्याल में हम अभी करके हटे हैं, ये तो सवाल आसान हो गया। इनपुट एंड आउटपुट मतलब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स के हवाले से। कोई बात नहीं, कोई हम कंफ्यूजन सारी दूर कर लेंगे। सही आंसर लेना मकसद नहीं, पैटर्न इंपॉर्टेंट। आगे क्या आ रहा है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक कंपैरिजन। तो कर लेते हैं। अगला देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एटीपी एनएडीपीएच प्रोडक्शन, हाँ जी कोई बात नहीं। यूटिलाइजेशन, तो कोई परेशानी नहीं। अभी हमें ये समझ आ गई हमें क्या नहीं आता, हमें देख के पता लग गया। अब इस तरफ चलेंगे हमें कैसे इसको करना है। इधर देखो, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अब इधर फोकस करने हैं। दो किस्म के हैं, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। डार्क इज नॉट द गुड नेम। क्यों गुड नेम नहीं है, डार्क रिएक्शन समझ के लगता है सिर्फ अंधेरे में होगा, लेकिन डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट हो ना हो, लाइट में भी चलता है, लाइट के बगैर भी काम करता है। तो लाइट डिपेंडेंट एंड डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट में दो चीजें आ रही है लाइट रिएक्शन में, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एटीपीज बना रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन कितने हैं, कौन कौन से, लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट के आगे कितने फेजेस हैं, कौन कौन से, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल साइक्लिक नहीं हो रहा, तो क्या खाली नॉन साइक्लिक से लाइट रिएक्शन कंप्लीट रहेगा, यस। ये दोनों, ये मस्ट नहीं है, ये मस्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये हर वक्त होता है, ये सिर्फ जरूरत के वक्त होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट समझना। नॉन साइक्लिक की हर वक्त फोटोसिंथेसिस में जरूरत है, साइक्लिक कभी आ जाएगा साथ देने के लिए,
कभी साइड पे निकल जाए, कभी आ जाएगा, कभी साइड पे निकल जाए। जैसे एक रेसर होता है, गाड़ी की रेस में जा रहा होता है, तो रास्ते में अक्सर होता है उसने टायर चेंज करवाने होते हैं गाड़ी के, आपने फार्मूला 1 में देखा होगा, फटाफट आता है टायर चेंज करते हैं, उसकी जरूरत है सिर्फ, जब जरूरत पड़ेगी आएगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। रेसर मस्ट है, ये रेसर है रेस का मेन, इसने गेम करनी है, वो तब आएगी जब उसकी जरूरत होगी। चलो अब इसको देखते हैं। ये नटशेल है, ये नटशेल कैसे काम हो रहा है, ये कैसे चल रहा है, सारा कहां पे हो रहा है। ये क्या बना हुआ है पर्पल में, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पर्पल जगह है सारी, ये स्ट्रोमा, और ये जो जगह ये कौन सी है, ग्रेना। तो ग्रेना के अंदर क्या चल रहा है, वो जो लाइट हिट हो रही है सारा आ रहा है लाइट रिएक्शन। क्या चल रहा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसका मतलब है साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों कहां पे हो रहे होंगे, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड। तो पीछे क्या रह गया जो स्ट्रोमा के अंदर शिफ्ट हो रहा है, लाइट इंडिपेंडेंट, दूसरे वाला चला गया। नटशेल सबको मिला के क्लोरोप्लास्ट से बाहर कौन तशरीफ ला रहा है, सुक्रोज। कौन निकल के आ रहा है, सुक्रोज, जो हमें चाहिए। और कुछ निकल रहा है, ऑक्सीजन। मतलब समझो आप क्लोरोप्लास्ट के बाहर खड़े हो, प्लांट सेल के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के बाहर खड़े हुए, आप वेट कर रहे हो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या निकलेगा। दो चीजें बाहर निकल के आई, कौन कौन सी थी, सुक्रोज या ग्लूकोज, फूड एंड ऑक्सीजन, दो चीजें निकली। अब अंदर बाकी क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है जो हमने पहले भी देखा हो। अब नॉन साइक्लिक पाथवे की बात होने लगी है। अब जरा फोकस चाहिए मुझे आपका, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है इसको समझने के लिए, इसको गौर से देखो। नॉन साइक्लिक जेड स्कीम जिसको आप बहुत फेमस बोलते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आती किसी ने जेड स्कीम इसको क्या क्या है। इसको ऐसे देखो, ऐसे करके बुक को, चलो हम भी कह लेते हैं उनके कहने के हिसाब से। अगली बात समझो, हमने कॉन्सेप्ट समझना है। ये जो बॉटम इसका शुरू हो रहा है, आप देख रहे हो इसमें एक मजदूर है, वो का लेबर काम कर रहा है, एक फलक्रम है, उसकी पहले साइड ऐसे थी, उसने उसको फोटोन के हैमर से हिट किया, उस साइड की दूसरी तरफ झूला ले रहा था इलेक्ट्रॉन। जैसे हिट किया, इलेक्ट्रॉन में वो एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन वो गया, उसको ऊपर कैच किया, वो कैच करने वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसने कैच किया, कैच करके उस इलेक्ट्रॉन को दे दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वहां मिल लगी हुई है, एटीपी मिल, इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं एटीपी बन रहे, इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं एटीपी बन रहे। इलेक्ट्रॉन को दोबारा एक दूसरे फोटो सिस्टम को मिल गया, वहां पे दोबारा फलक्रम, ये इलेक्ट्रॉन, हाँ फर्क ये है इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से थे, इसको इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचे, फिर लाइट हिट की, फिर हाई एनर्जी हुआ। इस दफा ये फोटो सिस्टम अलग, ये फोटो सिस्टम अलग, इसको कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम, द फोटो सिस्टम 2, एंड द फोटो सिस्टम 1 इज कॉल्ड एज NADPH प्रोड्यूसिंग फोटो सिस्टम। ये काम ही ये कर रहे हैं, अभी मैं समझाता हूं, आगे जाके समझाता हूं, इसके सिर्फ पिक्चर बना रहे हैं हम। दूसरा फिर उसका अपना, देखो अगर ये फोटो सिस्टम है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तीन चीजें पूरी करनी है ना रिएक्शन सेंटर में। कौन कौन सी तीन चीजें, क्लोरोफिल ए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लोरोफिल ए कहीं यहां पे होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलो अब देखते हैं इसको, आपकी बुक के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको, इधर गौर से देखना, बस बोर्ड पे फोकस कर लो, मैं चीज समझा दूं, हमने एमडी कैट के सवाल इसमें से पकड़ने। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्राफ ये क्या कह रहा है कि हाई एनर्जी ऊपर होंगे, लो एनर्जी नीचे होंगे। P680 क्या चीज है, रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2। गुड, अब आप समझिए, आपने फोटो सिस्टम 2 नहीं बोलना, रिएक्शन सेंटर। अब हो क्या रहा है, इस पे लाइट आई, ये सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स ने पकड़ी, रेजोनेंस के जरिए किसको पहुंचाई, P680 को, P6, और साथ ही वाटर भी सेपरेट हुआ, वाटर भी यहां पे सेपरेट हो गया, ऑक्सीजन यहीं से निकल गई। दो चीजें निकली वाटर सेपरेट होके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो चीज को याद रख लो बस, अभी बाद में करते हैं। लाइट हिट हुई, जब लाइट यहां पे पहुंची थी, जो क्लोरोफिल ए था ना, क्लोरोफिल ए, उसके अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए। क्या था क्लोरोफिल ए का फंक्शन, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, जो क्लोरोफिल ए को बाकी पिगमेंट से डिफरेंट करता है। उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए दो, वो चले गए, ऊपर पड़ा हुआ कौन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसने दो इलेक्ट्रॉन पकड़े, एक चेन में डाल दिए जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। कैरियर, तीन कैरियर कौन कौन से पड़े हुए हैं, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायानिन। प्लास्टोसायानिन में कॉपर होता है, ये आपको पहले से पता होगा। यहां से पहुंचे, लेकिन आ क्या रहे हैं, हाई एनर्जी टू, इसके भी वो लाइट, अच्छा लाइट एब्जॉर्ब ये लेदर से भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही वाली लाइट एब्जॉर्ब इसमें। कि देखो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गए हैं, लेकिन अगेन हीट अप कैसे होंगे, लाइट से, तो इसने भी लाइट।
हीट अप होगी, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फेरिडॉक्सिन आगे क्या करता है? फेरिडॉक्सिन वो इलेक्ट्रॉनिक एंजाइम को देता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? NADP रिडक्टेज। जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, NADP रिडक्टेज एक्टिवेट हो जाता है, और ये किसको किस में कन्वर्ट करता है? NADP को NADPH में। लेकिन इसमें H कहां से आएंगे? ये वाटर वाले, ये वाटर वाले H पहुंच चुके हैं वहां पे। ये देखने में आपको लग रहा है बहुत दूर है, इतनी दूर नहीं, बड़ी छोटी सी जगह है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक जगह, वो वहीं पड़े होंगे साथ। NADPH के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, एंजाइम, हाइड्रोजन, और NADP एज अ सबस्ट्रेट। साइक्लिक आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है। मैं सर एक इंपॉर्टेंट बात ना अगर मुझे बता दो ना तो मजा आ जाए। मैंने आपको बोला था नॉन साइक्लिक हर वक्त चल रहा है, साइक्लिक की जरूरत कभी कभी पड़ती है। मैं आपको पहले एक आसान बात समझाता हूं। नॉन साइक्लिक में कौन सी दो चीजें मिली? ATP, NADP। साइक्लिक में सिर्फ एक मिलती है एज अ रिजल्ट, ATP ओनली। पहले मैं आसान कर दूं, क्या मिलती है? सिर्फ एक चीज ऐसी है जो नॉन साइक्लिक को साइक्लिक में कन्वर्ट करवा देती है। नहीं, वो तो कॉज आ गई ना कि वजह शुरू क्यों होने लगा है। लेकिन कौन है वो जिसने ये डिसाइड किया नहीं 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 अब नॉन साइक्लिक नहीं, अब साइक्लिक करना है? फेरिडॉक्स। मैं बताऊं आपको, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। P700 पहुंच गए, P1, P700। उसने जब लाइट हिट की, किसको, इलेक्ट्रॉन किसको पकड़ा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने किसको दिए? फेरिडॉक्सिन ने किसको दिए थे पहले? NADP रिडक्टेज को। साइक्लिक में फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास नहीं जाता, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ जाता। फेरिडॉक्सिन पहले तो इधर जा रहा था ना, अब चेंज होकर किसके पास आ गया है? साइटोक्रोम, मतलब प्लास्टोक्विनोन को भी स्किप कर दिया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। और देखो ये तो साइकिल नहीं बन गया फिर? एक आता रहेगा, हिट होता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, हिट होता रहेगा, और मिल क्या रहा है? वही एनर्जी नीचे, वही प्रोटॉन पंप कैच किया, वही ऊपर गए, ATP सिंथेज और सारे ATP बन। लेकिन ये काम चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये डिटेक्ट कौन करता है कि ATP कम हो गए हैं, ATP ज्यादा चाहिए? फेरिडॉक्स। और यही दोबारा डिटेक्ट करेगा यार ATP बहुत हो गए हैं बस, तो वो साइटोक्रोम की बजाय किसके पास जाएगा दोबारा? NADP रिडक्टेज के पास। तो इसका मतलब फेरिडॉक्सिन की रोटेशन है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बात समझ आई आपको? नॉन साइक्लिक साइक्लिक का कंपैरिजन समझ आ गया? तो नॉन साइक्लिक साइक्लिक का कंपैरिजन, अब जरा गौर से, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन रीयूज नहीं हुए, एक सीरीज चल रही, पीछे से नए आ रहे हैं हर दफा। लेकिन इसमें क्या हो रहे हैं? साइक्लिक में वही इलेक्ट्रॉन है ना, दो ऊपर जा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फिर दो, फिर ऊपर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रीयूज नहीं, इसमें रीयूज हो रहे हैं साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में रीयूज नहीं होते। फोटो सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व है? दोनों, उसमें सिर्फ कौन सा? वन। तो रिएक्शन सेंटर इसमें दोनों, उसमें सिर्फ P700। प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं? ATP NADPH, उसमें सिर्फ क्या मिल रहा है? ATP। लेंथ लंबी है, इसकी क्या है? शॉर्ट। अकरेंस हर वक्त नॉर्मली, ये सिर्फ कब मिलेंगे? जब ATP की अमाउंट कम पड़ जाए NADPH। मेरे ख्याल में इसमें कोई भी टेबल में ऐसी चीज नहीं थी जो अभी तक आपको नहीं आती। जो नेचुरल अकरेंस ऑफ प्रोटॉन्स है ना, वो स्ट्रोमा में होती है, थैलाकोइड स्पेस में नहीं। इसको करेक्ट कर लो। क्या बता रहा हूं मैं आपको कि जो, जैसे मैंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मिसाल दी थी कैल्शियम आयंस के लिए, इसी तरह विदाउट अभी फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं हुई तो प्रोटॉन ज्यादा कहां पे होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं एज कंपेयर टू थैलाकोइड स्पेस। बस ये इसको मॉडिफाई कर लो। अभी इसको हम रिपीट भी कर लेते हैं, इसको हम करेक्ट भी कर लेते हैं। यहां तक समझ आ गई आपको? ओके। सो इधर देखो, ये वाला टेबल तो हमने कर लिया था ना। ये देखो केमियोस्मोसिस, इधर जरा मुझे बोर्ड पे फोकस चाहिए आपका 1 मिनट के लिए। हम इसमें अभी से इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हो क्या रहा है? ये जो आपको येलो में नजर आ रहा है सामने, थैलाकोइड है। ये थैलाकोइड इंटीरियर स्पेस, और ये क्या बन गई? थैलाकोइड मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जिस तरह होती है। ये उसमें उसका फोटो सिस्टम 2 ठीक हो गया। ये आगे जा रहा है सिस्टम फोटो सिस्टम 1, ये आपस में करके वो एंड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? NADPH। अच्छा, अब दरमियान में क्या हो रहा है? ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायानिन, ऐसे ही था ना। अब ये एनर्जी को कैच कर रहा है, बाहर व्हाइट में क्या है? सारा स्ट्रोमा, सॉरी प्रोटॉन्स पड़े हुए। उन्होंने एनर्जी पिक की, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे थे, वहां से पिक करके हाई एनर्जी होके कहां पे आ गए? थैलाकोइड इंटीरियर में। गॉट इट?
और थैलाकॉइड इंटीरियर से उसके बाद ये कौन सा एंजाइम पड़ा हुआ है, एटीपी सिंथेस। उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं भाई तुम तो वापस जाओगे अपनी जगह पे। लेकिन फर्क क्या है, इस दफा इनकी एनर्जी इसने ले ली और एडीपी से क्या बना दिया, एटीपी। सो दो तीन चीजें यहां पे हमें जरा सही करनी है, अच्छी तरीके से याद करनी। एक तो नॉर्मली कहां लोकेटेड थे, स्ट्रोमा में। उसके बाद हाई एनर्जी आके कहां पहुंच गए, थैलाकॉइड स्पेस में। और दोबारा वहां से वापस कहां चले गए, स्ट्रोमा में। तो कहानी स्ट्रोमा से शुरू हुई, स्ट्रोमा पे खत्म हुई प्रोटॉन्स की। दरमियान में चेंज क्या आई है, पहले हाई लो एनर्जी से हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी से वापस कहां पे, लो एनर्जी। जो दूसरा स्टेप है जिसमें हाई से लो एनर्जी में गए हैं, उसमें सिर्फ इनकी एनर्जी को यूज किसने किया है, एटीपी सिंथेस में। और मुझे बताओ एटीपी बने कहां पे हैं, डायग्राम देख के बोलो। थैलाकॉइड स्पेस में कि स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर बने। केल्विन साइकिल भी कहां चल रहा है, स्ट्रोमा में। तो वहीं तो एटीपी चाहिए। वो एनएडीपीएच देखो कहां पे बने, स्ट्रोमा में। तो दोनों ही स्ट्रोमा में बनते हैं। और यही था ना साइक्लिक पाथवे का क्या रिजल्ट था हमारे, सॉरी नॉन साइक्लिक पाथवे का हमारे पास रिजल्ट क्या था, एटीपी और एनएडीपीएच। साइक्लिक का एक ही था, एटीपी। लेकिन वो सब के सब कहां मिल रहे हैं हमें, स्ट्रोमा के अंदर, जिसको हम केल्विन साइकिल में यूज करने वाले हैं। इसका जरा आंसर बताओ मुझे। हाँ जी, ठीक है ना। स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड से बहुत सिंपल पूछा हुआ है कि लाइट रिएक्शन में एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से, उसको कौन पिक कर रहा है और कहां से कहां जा रहा है, स्ट्रोमा से थैलाकॉइड। इसका बताओ आंसर। क्लियर हो गया, थैलाकॉइड स्पेस से वापस कर रहे हैं स्ट्रोमा। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तब तक सही याद रहेगा जब तक हमें ये याद है कि नॉर्मली प्रोटॉन्स कहां पे होते हैं, स्ट्रोमा के। नेक्स्ट पार्ट इज अ डार्क रिएक्शन। क्या करने वाले हैं हम इसमें, केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल की स्कीमेटिक डायग्राम में मुझे अच्छी लगती है कि कलर वाइज जरा डिफरेंट है। तीन कलर्स हैं, एक तो व्हाइट है, फिर लाइट ग्रे और डार्क ग्रे, इस तरह के कलर इसमें दिए हैं। जरा गौर से देखो, जो पहला फेज है जो ऊपर जरा व्हाइटिश पोर्शन पे है, फेज 1, उसका नाम है कार्बन फिक्सेशन। फेज 2 का नाम रिडक्शन। फेज 3 का नाम रीजेनरेशन। पहला फिक्सेशन, फिर रिडक्शन, फिर रीजेनरेशन। फिक्सेशन में फिक्स कौन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन में रिड्यूस कौन हो रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड। उसको रिड्यूस कर कौन रहा है, एनएडीपीएच। एनएडीपीएच खुद भी तो रिड्यूस होके बना है, खुद भी तो प्रोटॉन्स लेके बना है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ली है उसने, तभी तो बना है। तो जब खुद इस तरह से बना है तो अपनी रिडक्शन पावर ही आगे दे रहा है। वो रिडक्शन पावर जब ये यूज होती है तो एंड पे हमें क्या मिलती है, हमें फूड मिलता है। क्या मिलता है, फूड। मैं फूड का वर्ड यूज करूंगा अभी। अभी मैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड का नहीं, फूड मिलता है, आसान बात करूंगा। रीजेनरेशन में कौन रीजेनरेट हो रहा है, राइबोलोज बेस फॉस्फेट। तो मैं दोबारा बताता हूं, फिक्सेशन का वर्ड किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन का वर्ड किसके लिए, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और रीजनरेशन का वर्ड किसके लिए, राइबोलोज बेस फॉस्फेट के लिए। साइकिल कहीं भी है ना हमारी बॉडी में, कोई साइकिल चल रहा है, क्रेब साइकिल है, एक कोरी साइकिल के आप एग्जांपल पढ़ोगे, एक ये वाला साइकिल है प्लांट्स के अंदर। साइकिल का एक रूल होता है कि उस साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो सबस्ट्रेट बन जाता है। साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो अगले साइकिल का क्या बन जाता है, सबस्ट्रेट बन जाता है। एंड प्रोडक्ट क्या है, राइबोलोज बेस फॉस्फेट। और अगले साइकिल का वो क्या बन जाएगा, सबस्ट्रेट। इस साइकिल में ये रूल चलता है हमेशा। अब अगली बात, जरा फिक्सेशन का देख के बताओ, ऊपर कोई एटीपी या एनएडीपीएच यूज हो रहा है, हो रहा है कोई यूज, नो। रिडक्शन में एटीपीज भी यूज हो रहे हैं, एनएडीपीएच भी यूज हो रहे हैं। कितने यूज हो रहे हैं, 6 एटीपीज एंड 6 एनएडीपीएच। ये जरा 6 वाली मैं करवाता हूं आपको थ्योरी, ये मैं आपको करवाता हूं। और आगे लास्ट फेज कौन सा है, रीजनरेशन, उसमें एनएडीपीएच यूज हो रहा है, नो। क्या यूज हो रहा है, एटीपी। कितने, 3। अब मेरी बात गौर से सुननी है, हमें केल्विन साइकिल से मिल क्या रहा है। देखो साइकिल का फायदा तब है उससे कुछ निकले भी। अगर साइकिल में सारी चीजें एक सर्कल में चलती रहेंगी तो हमें किस चीज का फायदा। क्रेब्स साइकिल से क्या निकलता है, जब हम करते हैं NADH, FADH, ATP, कुछ निकल रहा है। यहां से क्या निकल रहा है, फूड। क्या निकल रहा है, फूड। अब जरा गौर से सुननी है, बोर्ड पे फोकस चाहिए मुझे आपका। मैं कह रहा हूं फूड निकल रहा है, मैं बार बार फूड की टर्म यूज कर रहा हूं।
फूड किस फॉर्म में निकल रहा है? मैं तरतीब से बताता हूं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की कितनी क्लासेस की थी हमने, बताना जरा। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। उनमें से कौन सा वाला यह बन रहा है? मोनोसेकेराइड। मैं सिंपल करता जा रहा हूं चीजों को। हमें यहां प्रोटीन नहीं मिला, हमें यहां लिपिड नहीं मिला, हमें क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी हमें ओलिगो नहीं मिला, पोली नहीं मिला, क्या मिला है? मोनो। मोनो भी काफी सारे पढ़े हुए हमने। पहले तो आसान कर लें, हमें एल्डो मोनोसेकेराइड मिला या कीटो मोनो? एल्डो मोनोसेकेराइड मिला। ये मैं कुछ आपको एमसीक्यू आसान कर रहा हूं, अगर आपको समझो तो। और एल्डो मोनोसेकेराइड तो हमें पता है, ग्लूकोज भी एल्डो मोनोसेकेराइड है, हमें पता है राइबोज भी एल्डो, हमें तो है ग्लिसरल 3। कौन सा वाला यहां पे मिला है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये मिला है। A 3 carbon aldo. When 1 Kelvin cycle completes, what's the product we are getting? A 3 carbon aldo sugar. अच्छा, असल तो बनता है 3 कार्बन एल्डो मोनोसेकेराइड। एल्डो कीटो तो हम लगाती हैं उनके साथ, और उसका नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं, प्लीज गलत नहीं कर देना, प्लीज गलत नहीं कर देना। अभी एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू में साथ साथ करवाऊंगा इसके, एमसीक्यू के बगैर इसका मजा नहीं आएगा टॉपिक। बेटे, एक G3P मॉलिक्यूल लेने के लिए केल्विन साइकिल पूरा कंप्लीट होगा। ये मत समझ लेना कि आधे साइकिल के बाद ही मिल जाता है तो अगला आधा हम छोड़ देते हैं, नहीं। जब नंबर मैं आपको आसान करता हूं, मुझे बताओ एक G3P मॉलिक्यूल के लिए कितने एटीपीज यूज हुए हैं? 9। 6 हुए हैं कहां पे? रिडक्शन में। 3 कहां पे हुए हैं? रीजनरेशन। ऐसे याद करना है आपने इसको, 6 पे ना छोड़ देना। हाँ, 6 आंसर कब करोगे? अगर ये पूछा हुआ है, नहीं, अगर ये पूछा हुआ है कि रिडक्शन फेज तक कितने एटीपी यूज हुए हैं, एटीपीज का कर रहा हूं। एनएडीपीएच जो यूज ही सिर्फ एक ही जगह होता है, वो है रिडक्शन फेज, इसमें 6 यूज हो रहे हैं, सॉरी। बात समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? क्लियर हो गई ये बात? तो मुझे बताओ, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से कौन सी 3 चीजें निकली थी? एटीपी, एनएडीपीएच, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकल के आगे कहीं यूज नहीं हुई, सीधी साइटोप्लाज्म और प्लांट सेल में निकल आई, क्लोरोप्लास्ट से भी बाहर निकल आई। ठीक हो गया? बाकी 2 चीजें एटीपी और एनएडीपीएच केल्विन साइकिल में गए, CO2 के साथ मिले और मिलके एंड पे क्या बना दिया? हमें हमारा फूड दे दिया, जो किस फॉर्म में निकला? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है? तो अगर मैं कहूं कि केल्विन साइकिल से ग्लूकोज चाहिए तो कितने G3P के मॉलिक्यूल चाहिए? 2। G3P कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन, तो 6 कार्बन बनाना है तो कितना करना है? तो अगर मैं कहूं कि एक ग्लूकोज के लिए केल्विन साइकिल कितनी दफा चलेगा? 2 दफा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए एनएडीपीएच कितने चाहिए? 12, डबल हो जाएंगे। एक ग्लूकोज के लिए एटीपी कितने चाहिए? 18, 9 से डबल हो जाएंगे। ये मैथ्स है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। चलो अगर आगे तो आगे देखो, ये देखो एमसीक्यू बताओ। NADPH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको? एग्जैक्टली रिडक्शन का फेज तो क्या है, इसकी वजह से, भाईजान की वजह से रहे हैं, यही तो काम करता है ये NADPH से रिडक्शन पावर ले लेता है। ठीक हो गया? NADPH खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ये बताओ, हाँ जी, कितने हो गए? एक बंदा उतारे जूती और ऐसी चलाए ना, ओ प्रोड्यूस सर, इतनी सी मिस्टेक हुई है सर, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लियर, 100% क्लियर। किंग एडवर्ड का जो लास्ट मैरिट होता है ना बच्चा, और उससे अगला मेडिकल कॉलेज जो भी हो, लास्ट टाइम रावलपिंडी था, उससे पहले लामा इकबाल बनता रहा, उसका जो पहला मैरिट बच्चा होता है, उनमें सिर्फ एक एमसीक्यू गलत होने का फर्क होता है, एमडी कैट की। बात समझ रहे हो आप? इस तरह लामा इकबाल का जो लास्ट मैरिट होगा और आगे निश्चल फॉर एग्जांपल 3rd पे आ रहा है, उसका जो फर्स्ट मैरिट होगा उसमें क्या फर्क है? सिर्फ कोई इंटेलिजेंस का फर्क नहीं है, कोई मार्क्स का बहुत बड़ा फर्क नहीं है, एफएससी भी साथ साथ होगी, मैट्रिक, एक एमसीक्यू गलत।
सिर्फ, और वो एमसीक्यू गलत होने की रीजन एक इतने लाइक बच्चे की जो इस लेवल पे है ऑलरेडी, तो वो गलत इसलिए नहीं, उसको आता नहीं था। मोस्ट ऑफ द बच्चों की एमसीक्यू गलत होने की रीजन एमसीक्यू स्टेटमेंट नहीं फोकस करते, जल्दी करते हो, जल्दी। 2 दफा या 3 दफा स्टेटमेंट पढ़ने की आदत डालो प्लीज। मैंने आपको कभी यहाँ एमसीक्यू लगा के कहा है मुझे सिर्फ 1 सेकंड में आंसर चाहिए, मैं कहता हूँ आंसर करो, मेरी तरफ से 5 दफा पढ़ लो, मैं खड़ा हूँ यहीं पे, मैं नहीं आगे कर रहा स्लाइड को, प्लीज। बात समझ आ रही? एक छोटा सा एमसीक्यू एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज को जस्टिफाई कर रहा होता है। ये बताओ, अब देखना, अब जरा धुलाई हुई है ना, अब तसल्ली से। हाँ जी, अब सांस भी तेज तेज आ रहा था कि कहीं जीरो तो नहीं, पहले तो जीरो आउट किया पहले, और जीरो से पहले पढ़ा प्रोड्यूस रिड्यूस प्रोड्यूस यूज प्रोड्यूस यूज 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 यूज, शुक्र अल्लाह का यूज लिखा। तो धुलाई होके जरूर सही करना, वैसे सही करना। मेरी धुलाई यही है, मैं इससे ज्यादा नहीं डांटता बस जी। एक तो यूज हो रहे हैं, चलो इसका मतलब है ठीक है। अब आगे कितने करने, अच्छा ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तो डबल करने हैं, उन्हें तो 18 चाहिए, लेकिन आंसर 12 क्यों है? सर स्टेटमेंट में सिर्फ रिडक्शन फेज की बात हो रही है, रिडक्शन में G3P के लिए 6, ग्लूकोज के लिए 12। हाँ, अगर ओवरऑल लिखी होती, सिर्फ पूरा केल्विन साइकिल की बात लिखी होती, फिर कितना आंसर करते? फिर 18 करते, फिर हम तो ओवरऑल अगला भी शामिल कर लेते। बताओ, ऑल ऑफ दीज एक्वेटिक के लिए रोल ऑफ प्री रेक्विजिट्स, ये डिफरेंट सवाल है कल से। बताओ, ऑक्सीजन लिखा हुआ था, ऑक्सीजन तो वाटर से नहीं आती। हाँ सर, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन ऑफ दी ग्लूकोज दैट कम्स फ्रॉम CO2। अगर लिखा होता खाली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो उसका आंसर क्या होता? वाटर होता। इस तरह सवाल आते रहे इसमें से। कलर शोन बाय द पिगमेंट, ये तो लास्ट ईयर भी आया है, एग्जैक्टली यही सवाल आया है। कलर एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जेन में ले आओ। हाँ, ए की 2 पीक्स आती थी, कौन कौन से रीजन में? वॉयलेट ब्लू। अगर ये सवाल एमडी कैट में आएगा तो ऐसे नहीं होगा कि एक ही ऑप्शन में 2 लिखे होंगे, सारे ऑप्शन में 2-2 कॉम्बिनेशन लिखे होंगे। लेकिन आपको परफेक्ट, ये तो अभी देखने में भी आसान लगे ना, आपको पता 2 पीक्स आती हैं, 2 ऑप्शन वाला एक ही एमसीक्यू, एक ही ऑप्शन है। ऐसे नहीं होगा, उसमें सब में 2-2 ऑप्शन होंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या रीजन है? मैक्सिमम पीक्स वहां पे थी, ए की भी वहां पे थी, बी की भी वहां पे थी, कैरोटेनॉइड की भी वहां पे थी, सब ब्लू वाले रीजन पे थे जो 430 बनते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम, हाँ जी, मैक्सिमम लाइट कौन करती है? सिंपल ब्लू। ब्लू में पीक ज्यादा ऊंची थी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की रेड में कम थी। और फोटो सिस्टम से, हाँ दोनों चीजों का पार्ट है ना, बताया था एक ही चीज कॉमन है।